हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि शकुंतला आराध्या को प्रशांत के अतीत से रूबरू करवाती है। अब आगे। मुझे एक वादा कर कि तू प्रशांत को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। उसका इतना कहते ही आराध्या समझ जाती है कि जरूर कोई गहरी बात है। वो शकुंतला से वादा करती है, आप बेफिक्र रहें दादी, आप मेरे साथ अपना मन हल्का कर सकती हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद शकुंतला उसे अंदर से दरवाज़ा बंद करने को कहती है और फिर धीरे धीरे अतीत के वो गहरे राज खुलते हैं जिन्हें सुनकर आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शकुंतला वो एल्बम खोलती है और उसके अंदर लगी एक हंसते खेलते बच्चे की फ़ोटो आराध्या को दिखाते हुए, ये देख, ये मेरा प्रशांत है जो कभी हंसता खेलता मासूम बच्चा हुआ करता था, पर उसके अपनों ने ही उसे एक पत्थर दिल इंसान बनने के लिए मजबूर कर दिया। वो एल्बम को आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है। आराध्या झट से वो फोटो देखती है और प्रशांत को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर वो हैरान रह जाती है। एक नहीं, ऐसी बहुत तस्वीरें थी प्रशांत की जो आराध्या को कदम कदम पर हैरान कर रही थी। वो तस्वीरें देखती जा रही थी और हैरान होती जा रही थी। वो बार बार शकुंतला की तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि ये सच में प्रशांत ही है ना। फिर एक तस्वीर पर जाकर तो उसकी नज़रें ठहर ही जाती हैं, जिसमें प्रशांत के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। दादी, ये आराध्या उत्सुक होते हुए शकुंतला की तरफ देखती है। हाँ, ये मेरा प्रशांत है जो आज जरा सी धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं करता। वो किसी वक्त में मिट्टी से बाहर ही नहीं निकलता था। उसके खिलौनों से पूरा घर बिखरा रहता था और चुप तो वो कभी रहता ही नहीं था। हमेशा खुश रहता था मेरा प्रशांत। ये कहते कहते एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आराध्या उसे संभालते हुए, संभालिए खुद को दादी, आखिर प्रशांत आज ऐसे कैसे हो गया। उससे रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही लेती है। शकुंतला अपने आंसू साफ करती है और उस एल्बम के आखिर में लगी तस्वीरों को आराध्या को दिखाते हुए, देख, ये है मेरे बेटा बहू, प्रशांत के माँ बाप, विजय और अल्पा। आज तक आराध्या ने कभी इस घर में प्रशांत के माँ बाप का जिक्र नहीं सुना था। उसे तो पुष्पा ने यह बताया था कि जब प्रशांत छोटा था तो एक हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, लेकिन आज शकुंतला ने उसे जो बताया, उसे सुनकर तो आराध्या को यकीन ही नहीं आता कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। आराध्या उनकी तस्वीरों को देखते हुए, इस घर में इनकी एक भी तस्वीर नहीं है। मुझे दादी ने बताया था एक बार कि अंकल आंटी एक हादसे में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। अगर ये दोनों एक हादसे में मर जाते तो भी मुझे सब्र आ जाता, पर ये दोनों आज भी जिंदा हैं। शकुंतला बहुत गुस्से से बोलती है। क्या? आराध्या को एक झटका लगता है। शकुंतला उसे सारी बात बताते हुए, दरअसल मेरा बेटा विजय पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था। वहाँ उसकी मुलाकात प्रशांत की माँ अल्पा से हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने वहीं शादी कर ली। मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं था। अल्पा पढ़ी लिखी समझदार हिंदुस्तानी लड़की थी, लेकिन एक ही कमी थी दोनों के अंदर, वो थी अपने करियर का हद से ज़्यादा जुनून। हालांकि दोनों अपनी शादी से खुश थे, दोनों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। फिर दोनों इंडिया आ गए। दोनों ने अपने पैसों से और अपनी सूझबूझ से इंडिया आकर अपना बिजनेस शुरू किया, वो भी मुंबई में। दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए जहां वो हमेशा से जाना चाहते थे, पर संतुष्टि नहीं थी दोनों को। फिर एक दिन अल्पा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद वो अभी और आगे जाना चाहती थी। उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था और ना ही विजय को इस बच्चे में कोई दिलचस्पी थी। दोनों ने अबॉर्शन करवाने का फैसला लिया, पर अल्पा को कोई प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर दिया। वैसे भी अबॉर्शन का टाइम निकल चुका था। इस तरह दोनों के ना चाहते हुए भी प्रशांत ने इस दुनिया में जन्म लिया। मैं उन दोनों के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उन दोनों के आधुनिक विचार मुझसे नहीं मिलते थे और हर रोज किचकिच होती थी, इसलिए मैं हमेशा यहीं रही, इसी घर में। अनाथया बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। शकुंतला आगे बोलते हुए, फिर जब प्रशांत का जन्म हुआ तब मैं मुंबई गई। मुझे लगा था कि बच्चे के आने से दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, पर मैं गलत थी।
मुझे नहीं पता था कि उनके लिए अपना करियर अपने बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशांत को लेकर आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे थे। कोई भी उसको समय नहीं देना चाहता था। दोनों को बस अपना काम 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 और कुछ नज़र ही नहीं आता था। कुछ दिन तो मैं वहाँ रही, लेकिन फिर अल्पा को मेरा वहाँ रहना रास नहीं आया और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो वहाँ से चली जाए, अपने बच्चे को वो खुद देख लेगी। मुझे लगा कि हो सकता है मेरे जाने के बाद इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हालांकि मेरा मन नहीं था प्रशांत को उनके पास छोड़ने का, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से अपने घर लौट आई। मेरे जाने के कुछ वक्त बाद तो अल्पा प्रशांत के साथ घर पर रही, लेकिन उसके अंदर जो ऊंचाइयों तक पहुँचने की लालसा थी, उसके अंदर जो अपना करियर बनाने का जुनून था, उसने उसे चैन से रहने नहीं दिया। आनन फानन में उसने प्रशांत के लिए एक मेड रखी, जो उसकी गैर मौजूदगी में उसका पूरा ध्यान रखे, और खुद उसने वापस अपना काम देखना शुरू कर दिया। विजय और अल्पा दोनों सुबह निकल जाते, देर रात तक वापस आते, और कभी कभी तो मीटिंग में इतना बिजी होते कि रात रात भर घर ही नहीं आते। वहाँ प्रशांत उस मेड के साथ कैसा है कैसा नहीं, वो उसका कितना ध्यान रखती है कितना नहीं, उसे समय से कुछ खिलाती है या नहीं, दोनों ध्यान ही नहीं देते थे। वक्त बीत रहा था और माँ बाप के होते हुए नातों की तरह प्रशांत बड़ा हो रहा था। अब बच्चा है तो बच्चों वाली हरकतें तो करेगा ही। उसके खेलने के लिए पूरा घर खिलौनों से भरा रखा था, लेकिन दोनों के पास उसको देने के लिए समय नहीं था। बेचारा अकेला बच्चा क्या करता, कभी खिलौनों से खेलता, कभी टीवी देखता, कभी कुछ करता। इन सब में कभी उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता, गंदगी हो जाती, कभी उसके कपड़े खराब हो जाते, और उस वक्त वो मेड प्रशांत को इतना टॉर्चर करती कि प्रशांत अंदर तक सहम जाता। वो उसे इतना डांटती कि पूछो मत। बार बार गंदगी करता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है, अगली बार गंदगी की तो बहुत पिटाई करूंगी। सजा के तौर पर वो उसको खाना नहीं देती थी, पूरा पूरा दिन भूखा रखती थी प्रशांत को, क्योंकि वो अल्पा और विजय को बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि दोनों अपने बच्चे से आकर ये भी नहीं पूछेंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं। ऐसे ही माहौल में प्रशांत बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे उसने खेलना कूदना, घर से बाहर निकलना सब कुछ बंद कर दिया। वो बस अपने कमरे में ही कैद रहता था। स्कूल जाने लगा था वो, लेकिन दोस्त नहीं बनाता था। घर में बात करने वाला कोई था ही नहीं, तो इतना चुप हो गया था कि बाहर भी किसी से बात नहीं करता था। मुझसे फ़ोन पर कभी कभी बात कर लेता था, लेकिन दिल की बात कभी नहीं बताता था। मुझे अच्छे से याद है जब वो 12 साल का होने वाला था। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रशांत मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं किसी को बिना बताए मुंबई पहुंच गई। उस दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन उसके माँ बाप के पास उस दिन भी उसको देने के लिए वक्त नहीं था। स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे प्रशांत थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था, और वो जिद करने लगे कि आज वो उसके घर ज़रूर आएंगे पार्टी करने के लिए। प्रशांत ने उनको मना नहीं किया और कुछ बच्चे उसके घर पहुंच गए। उस वक्त वो मेड किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। अब बच्चों ने प्रशांत के खिलौने देखे, किचन में जो खाने का सामान देखा, सब ले लिया। पूरा घर बच्चों के आने से अस्त व्यस्त हो गया था। लग रहा था कि आज घर पे बच्चे आए हैं। प्रशांत अंदर ही अंदर डर रहा था कि जब मेड आएगी तो क्या होगा, लेकिन अपने दोस्तों से क्या कहता। उसके दोस्त उसके लिए एक छोटा सा केक लेकर आए। आज पहली बार प्रशांत ने अपना जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया था, और वो सबके साथ केक कट करके एक दूसरे को खिला ही रहे थे कि तभी वहाँ मेड आ जाती है। अब पूरे घर की हालत देखकर और वहाँ बच्चों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ये भी ध्यान नहीं देती कि प्रशांत के दोस्त वहाँ पर आए हुए हैं। वो सबके सामने प्रशांत को खूब डांटती हैं, यहाँ तक कि जिस छड़ी से वो प्रशांत को डराती थी, वो उसी से सबके सामने प्रशांत को मारने लगती है। प्रशांत रोते रोते सिर्फ इतना कह रहा था कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरा जन्मदिन मनाने आए हैं, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। ठीक उसी वक्त मैं वहाँ पर पहुँच गई और मैंने उस मेड का असली चेहरा अपनी आंखों से देखा। नन्हा सा प्रशांत डर के मारे मुझसे लिपट गया। मुझे अच्छे से याद है उसका वो डरा हुआ चेहरा और वो शर्मिंदगी जो उसे अपने दोस्तों के सामने महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाकर उस मेड को पकड़वाया और विजय और अल्पा को घर पर बुलाया और उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो प्रशांत का ध्यान नहीं रख सकते तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो दोनों तो जैसे पहले ही उससे छुटकारा चाहते थे। दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मैं तुरंत प्रशांत को लेकर यहाँ आ गई।
वो दिन और आज का दिन प्रशांत ने अपने माँ बाप की तरफ पलटकर नहीं देखा। 2-4 बार वो आए थे उसे लेने। जब वक्त गुजरते के साथ उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जब उन्हें अपने बच्चे की याद आई, लेकिन तब तक प्रशांत बहुत पत्थर हो चुका था। अपने माँ बाप से कोई प्यार नहीं रहा था उसे, और होना भी नहीं चाहिए। सब याद था उसे कि उनकी वजह से क्या क्या नहीं झेला उसने, और उसकी मेड की वजह से उसके अंदर ये सफाई का कीड़ा आ गया। जरा सी गंदगी देख वो पागल सा हो जाता है। इसलिए आज भी धूल मिट्टी देखते ही उसे वो सब याद आता है। इसलिए वो गंदगी से इतना चिढ़ता है। उसके बाद अल्पा और विजय ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। गुजरते वक्त के साथ प्रशांत बड़ा हुआ, इतना काबिल बना कि आज वो खुद का अपना बिजनेस कर रहा है और अच्छे से अपने दम पर कर रहा है। लेकिन अभी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में सुहाना आई, और उसने भी उसे धोखा दिया। सुहाना के नाम से आराध्या को याद आता है कि उस दिन जब वो लंच करने गए थे तो प्रशांत के होठों पर एक सुहाना नाम की लड़की का नाम आया तो था। प्रशांत उसको बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। तब उसने उसके घर में किसी और लड़के को देखा, और सुहाना ने भी उसी पल ये कहकर प्रशांत से सारे रिश्ते तोड़ दिए कि वो एक पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती, जो बात बात पर गंदगी गंदगी चिल्लाए, जो गुस्सा करे। बस रही सही कसर सुहाना ने पूरी कर दी थी मेरे प्रशांत को पत्थर बनाने के लिए। इस बात को भी 4 साल हो चुके हैं। बस उस दिन के बाद मैंने प्रशांत को कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। प्रशांत वो प्रशांत रहा ही नहीं। पता नहीं मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी या नहीं। मैं आज हूँ, कल नहीं। सोचकर ही घबरा जाती हूँ कि मेरे बाद इसका क्या होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वैसे आंसू तो किसी और की आंखों से भी बह रहे थे, और वो थी आराध्या। प्रशांत के बारे में जानकर उसका दिल भर आया था, और उसे बहुत रोना आ रहा था। शकुंतला भी रो रही थी। आराध्या उसे संभालते हुए, दादी आप प्लीज़ रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना, प्रशांत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आराध्या को एहसास नहीं था कि वो क्या बोल रही है। बस जो उसके दिल में आ रहा था उसने कह दिया, और इतने विश्वास के साथ कहा कि शकुंतला को उसकी बात सुनकर एक सुकून मिला, एक तसल्ली मिली। वो उसे देखते हुए मन में, हाँ मेरी बच्ची, इसी उम्मीद पर तो मैं जिंदा हूँ, और तुझे देखने के बाद तो मेरी उम्मीद और भी पक्की हो गई है। दिल कहता है कि तू है वो जो मेरे प्रशांत को फिर से पहले जैसा कर सकती है। आराध्या अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए, चलिए अब अपने आंसू पहुँचिए, मैं अब ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हूँ, नहीं तो आपका हिटलर पोता मुझ पर चिल्लाएगा। वो हंसते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर शकुंतला भी हंस पड़ती है। इसके बाद आराध्या अपने आंसू साफ करती है और फिर अपने कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वो शकुंतला के कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी नज़रें जाती हैं सीढ़ियों से उतरते हुए प्रशांत पर, उसकी लाल आंखों पर, जो कि गुस्से से लाल नहीं थी। शायद वो भी आज रोया था। आराध्या उसे ही देख रही थी, पर प्रशांत एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधा घर से बाहर निकल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये कहानी कैसी लग रही है। और जो लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया।